घर का नगहबान अगर ही वो शख्स हो जो घर की सबसे कीमती मता को हथियाने पर तल जाए तो क्या होता है। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की परिया के माँ बाप शहर में कुछ जरूरी काम से चंद दिनों के लिए चले गए थे। इस वसीया और खामोश घर में अब परिया के साथ सिर्फ एक ही शख्स रह गया था, रावी, जो जाहिर में तो इस घर का नौकर था, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में परिया के लिए एक शदीद और छिपा हुआ इश्क रखता था। दिन के औकात में सब कुछ मामूल के मुताबिक और आम सा लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात की तारीकी छा जाती, हवा का रख और माहौल बदलने लगता। क्योंकि तारीख गवाह है कि जब एक नौकर और मालिक की खूबसूरत बेटी एक ही छत के नीचे बिल्कुल तन्हा रह जाएं, तो समाजी हदें और अखलाकी हुदूद टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। हमारी उस वीडियो को देखते हुए आगे स्केप करने का सोचें भी मत, क्योंकि आगे आने वाला हर एक सीन आपके दिल की धड़कनों को तेज करके रख देगा। और अब हमारी असली कहानी का आगाज होता है। एक पुरस्कून गांव में रमेश साहब नाम के एक मुअज़्ज़िज़ इंसान रहते थे, जिनकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। उनकी बीवी का नाम सीता था और उनकी एक ही औलाद थी, एक खूबसूरत बेटी जिसका नाम परिया था। परिया की उम्र 26 साल थी और पूरे गांव में वो न सिर्फ सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बल्कि सबसे ज्यादा मुअज़्ज़िज़ और खूबसूरत लड़की के तौर पर जानी जाती थी। इसी घर में एक नौजवान लड़का भी रहता था जिसका नाम रावी था। रावी की उम्र 19 साल थी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन बेहद मेहनती, ईमानदार और सच्चे दिल का मालिक था। रमेश साहब उसे महज नौकर नहीं बल्कि अपने घर के एक फर्द और बेटे जैसा समझते थे। घर का सारा बड़ा और छोटा काम, खरीदारी से लेकर सफाई तक, सब रावी ही संभालता था। एक दिन सुबह सवेरे रमेश साहब और उनकी बीवी को शहर में एक अहम काम से जाना पड़ा। अचानक ही उन्होंने फैसला किया कि वो एक हफ्ते के लिए शहर चले जाएंगे। गाड़ी में सवार होने से पहले रमेश साहब ने रावी को अपने करीब बुलाया और संजीदा लहजे में कहा, रावी, हम दोनों अगले एक हफ्ते तक घर वापस नहीं आएंगे। इस दौरान घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है और सबसे अहम बात, परिया का हर तरह से ख्याल रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। रावी ने अदब से सिर झुकाकर जवाब दिया, जी मालिक, आप बेफिक्र रहें, मैं हर तरह से ख्याल रखूंगा। परिया पीछे खड़ी ये मुकालमा सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने रावी की तरफ देखते हुए नरमी से कहा, देखते हैं तुम मुझे कितना और कैसे ख्याल रख पाते हो। कुछ ही देर में कार घर के दरवाजे से निकल गई और बड़ा लोहे का गेट बंद हो गया। बाहर गेट के पास 2 बॉडीगार्ड तैनात थे, लेकिन घर के अंदर अब सिर्फ 3 मौजूदगियां थीं, परिया, रावी और एक गहरी खामोशी। शाम का वक्त था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। रावी आंगन में कनवे से पानी भर रहा था कि अचानक परिया उसके करीब आ खड़ी हुई और बोली, रावी, तुम मुझसे नजरें क्यों चराते रहते हो। रावी थोड़ा घबरा गया और अपना काम जारी रखते हुए बोला, नहीं बीबी, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, नजरें छिपाने का क्या मतलब। परिया उसके और भी करीब आ गई और अपनी आवाज में नरमी लाते हुए बोली, बुराए मेहरबानी, मुझे बीबी मत कहा करो, मेरा नाम परिया है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। रावी ने कुछ जवाब न दिया, बस अपनी नजरें जमीन पर जमा लें। परिया ने आगे बढ़कर नरमी से उसके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उसके बिल्कुल सामने खड़ी होकर बोली, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो। क्या मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा या दुख दिया है। रावी ने धीमे और घबराए हुए लहजे में कहा, नहीं बीबी, प्रिया, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं किसी से इतना करीब होकर बात करूं। प्रिया ने उसकी बात सुनकर एक चमकती हुई मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखेर दी और कहा, अभी तो पूरा एक हफ्ता बाकी है रावी, नई अच्छी आदतें डालने में भी क्या हरज है। रावी कुछ बोल नहीं पाया, बस वहीं जड़ा खड़ा रहा जैसे उसके पांव जमीन में गड़ गए हों। और उसी पल से उन दोनों की एक नई, प्रासरार और जज्बात से भरपूर कहानी का बाकायदा आगाज हो गया। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। परिया नहाकर अपने कमरे से निकली तो उसके लंबे गहरे रंग के बाल अभी तक बिल्कुल गीली थीं। उसने एक हल्की सी गुलाबी रंग की कमीज पहन रखी थी जो उसके नहाए हुए गीले जिस्म से चिपक गई थी, जैसे उसका जिस्मानी खुदुखाल वाज़ेह नजर आ रहा था। रावी बावर्ची खाने में चौलाहे पर पानी गर्म कर रहा था कि परिया वहां आ खड़ी हुई। रावी, मुझे भी थोड़ा गर्म पानी चाहिए, नहा कर आई हूँ, जिस्म बहुत ठंडा हो गया है। रावी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर प्रिया के गीली लटकते बालों और इस शफाफ कमीज पर जम कर रह गई जो उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। वो फौरन अपनी नजरें नीची करके बोला, जी आप जरा इंतजार करें, अभी गर्म करके देता हूँ। परिया करीब आती गई। उसकी गर्म और नर्म सांसों की लहर रावी की गर्दन को छू रही थी। तुम हमेशा मुझसे नजरें क्यों छिपाते हो, क्या मुझे देखने में कोई बुराई या हरज है। रावी की सांस भारी हो गई। वो गैर इरादी तौर पर पीछे हटा तो दीवार से जा लगा। अब उसके पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। परिया ने आगे बढ़कर नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, डर मत,
आज इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा। रावी की अंगलियां हल्की सी कांपने लगीं। प्रिया ने आहिस्ता से उसका हाथ उठाकर अपनी कमर पर रख दिया। अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के होंठ एक दूसरे से जा मिले। ये उनका पहला बोसा था, जो लंबा, गीला और बिल्कुल बेकाबू था। रावी ने जोश में प्रिया को दीवार से लगा लिया। प्रिया के हाथ खुद ब खुद उसकी शर्ट के अंदर घिस गए और उसकी पीठ को महसूस करने लगे। दोनों की सांसें तेज थीं और एक दूसरे में गड़मड़ हो रही थीं, जैसे बरसों का समाजी फासला और रुकावटें एक ही पल में राख का ढेर बन गई हूं। प्रिया ने रावी के कान के करीब अपना मुन्ना ले जाकर सरगोशी की। आज की रात मेरे लिए वक्फ कर दो, बस आज की एक रात के लिए मेरा हो जाओ। अगली सुबह घर में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। रावी पहले की तरह जल्दी उठ गया था और कन्ने से पानी भरने में मसरूफ था, लेकिन उसका दिल और दिमाग कल रात के वाक़े और इस बात में घरा हुआ था कि प्रिया ने उसे अपने नाम से बुलाने को कहा था। इधर प्रिया अपने कमरे से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। रावी ने उसे देखते ही फौरी तौर पर नजरें फेर लीं। प्रिया उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, रावी, आज फिर वही नजरें छिपाने का खेल। रावी थोड़ा हचकचाया और बोला, नहीं, मैं तो बस ये पानी भर रहा था। प्रिया मजीद करीब आकर बोली, तुम हर बार इतनी घबराहट और शर्म क्यों दिखाते हो? क्या मैं वाकई इतनी डरावनी या बदसूरत हूँ? रावी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, डर का कोई सवाल ही नहीं, बस मुझे समझ नहीं आता कि अब तुम्हारे सामने खुद को कैसे रखूं। प्रिया ने उसे गहरी नजर से देखा और बोली, तो आज से सीखना शुरू करो। मेरे सामने बिल्कुल आराम से बेतकल्लुफ रहा करो। ये कहकर प्रिया अंदर चली गई। कुछ मिनट बाद वो एक छोटी सी ट्रे लेकर वापस आई, जिस पर चाय के 2 कप थे। वो रावी के करीब आई और ट्रे उसके सामने रखते हुए बोली, लो, ये चाय है। मत सोचो कि इस घर में सिर्फ मेहमानों के लिए ही चाय बनती है। रावी ने चाय का कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसी दौरान इन दोनों की अंगलियां हल्के से आपस में टकरा गईं। रावी ने बिजली के झटके की तरह अपना हाथ फौरन पीछे खींच लिया। प्रिया को यह हरकत देखकर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, अरे इतना भी मत डरो रावी, मैंने तो कोई बिजली का झटका नहीं दिया। रावी थोड़ा शर्माते हुए बोला, ये मेरी आदत नहीं है। प्रिया ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सबकी आदत बन जाती है। दोपहर के वक्त प्रिया अपने कमरे में अलमारी से पुरानी किताबें और कुछ कपड़े निकाल रही थी। जैसे सारा कमरा थोड़ा बिखर गया था, उसने बाहर खड़े रावी को आवाज दी, रावी, जरा यहाँ आओ तो। ये बड़ा डब्बा उठाकर ऊपर वाली अलमारी पर रख दो। रावी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। डब्बा काफी भारी था और नीचे फर्श पर प्रिया का एक रेशमी दोपट्टा बिखरा पड़ा था। जैसे ही रावी ने भारी डब्बा उठाने के लिए झुका, उसका पांव उसी रेशमी दोपट्टे पर पड़ गया और वो फौरन फिसलने लगा। प्रिया ने फौरी तौर पर उसे थाम लिया और कुछ लम्हों के लिए वो दोनों इतने करीब आ गए कि उनके सीने आपस में टकरा गए। रावी घबराकर फौरन पीछे हट गया और माफी मांगते हुए बोला, माफ करना, मुझे दोपट्टा नजर ही नहीं आया। प्रिया ने पुरस्कून और नरम लहजे में कहा, अगर मैंने तुम्हें न थामा होता तो तुम सीधे फर्श पर गिर जाते। आइंदा संभाल कर कदम रखा करो। प्रिया ने कमरे का दरवाजा आहिस्ता से बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ एक मध्यम रोशनी वाला बल्ब जल रहा था, जिससे हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। अब बताओ, बंद दरवाजे के पीछे कहाँ भागोगे रावी? रावी की पैठ अब भी दीवार से लगी हुई थी। प्रिया आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने पर अपना हाथ फेरने लगी। रावी, ये सब कुछ गलत है। अगर मालिक साहब को किसी तरह पता चल गया तो। प्रिया ने अपनी अंगली उसके होंठों पर रख दी और कहा, आज के लिए कोई मालिक नहीं है, न बॉडीगार्ड, न कोई और, बस तुम और मैं हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता रावी की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। रावी की सांसों की रफ्तार तेज होती जा रही थी। रावी ने अचानक जोश में प्रिया को उठाकर पास मौजूद बस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। प्रिया के हाथ उसकी पीठ और पश्च पर नोचने लगे। दोनों के जिस्म एक दूसरे से उस तरह चमट गए जैसे वो एक ही हों। प्रिया की आवाज जज्बात से कांप रही थी। वो सरगोशी में बोली, मुझे छू लो रावी, मुझे ऐसे छुओ जैसे आज तक किसी ने नहीं छुआ हो। रावी के होंठ प्रिया की गर्दन और कुंधों पर फिसलने लगे। प्रिया के पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई, लेकिन अचानक ही रावी रख गया, पीछे हटा और बस्तर से उतरकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। प्रिया उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। सच सच बताओ, तुम मुझे चाहते हो या नहीं? रावी ने सिर झुका लिया और दर्द भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, शायद इसीलिए रख रहा हूँ। रावी ने सिर हिलाया और डब्बा ऊपर अलमारी पर रख दिया। जाते जाते वो कुछ पल के लिए रुका, फिर चुपचाप बाहर निकल गया। शाम को मौसम में हल्की सी ठंडक थी। नीचे बॉडी गार्ड गेट के पास बैठे हुए थे। रावी टेरेस पर जाकर बैठ गया। वो दूर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके जहन में एक अजीब सा कश्मकश और खंचाव था। कुछ देर बाद प्रिया भी टेरेस पर आ गई। रावी उठने लगा तो प्रिया ने कहा, रखो, अब तुम्हारी भागने की आदत में मैंने पक्की तरह रोक लगा दी है।
रावी रख गया। परिया उसके करीब आकर बोली, रावी, तुम सारा दिन खामोश क्यों रहते हो? क्या वाकई मुझसे कोई नाराजगी या नफरत है? रावी ने धीरे से सांस लेते हुए कहा, नाराजगी, नफरत? बिल्कुल नहीं, बस मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना सही है और क्या गलत। परिया ने उसकी आंखों में गहरा देखते हुए कहा, जब दिमाग समझने से कासिर हो जाए तो फिर सिर्फ एक चीज की तरफ रुजुआ करना चाहिए, अपने दिल की आवाज। रावी ने नजरें हटा ली। इसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। दिल की आवाज सुनना ही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि दिल ही सबसे ज्यादा डरता है। परिया ने नरमी से उसके कुंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, डरना मत रावी, मैं तुम्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगी, मेरे साथ महफूज रहोगे। उन दोनों के दरमियान एक पुरस्कून लम्हा तारी हो गया। हवा में ठंडक थी और चांद की चांदनी टेरिस के फर्श पर फैली हुई थी। परिया ने रावी का हाथ पकड़कर आहिस्ता से अपने कमरे की तरफ ले चली। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा लिया। आज की रात के लिए कोई रुकावट नहीं है, न बॉडीगार्ड, न अब्बू, न कोई खौफ, बस हम दोनों हैं। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमीज के बटन खोलने शुरू किए। रावी की नजरें इसके हाथों पर जमी हुई थीं। वो देखते हुए रख नहीं सकता था। रावी ने उसे बगल में उठा लिया, बस्तर पर लटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। उनके दरमियान अब कोई फासला नहीं रहा था। परिया के हाथ रावी की पैंट की तरफ बढ़े, लेकिन रावी ने नरमी से उसके हाथ रोक लिए। पहले मेरी आंखों में देखो, साफ साफ बताओ, क्या तुम वाकई ये सब चाहती हो? परिया ने पूरी तरह तस्लीम करते हुए सर हिलाया। मेरी पूरी जिंदगी में ये पहला मौका है जब मैं अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से कुछ कर रही हूँ। फिर क्या था? कपड़े एक एक करके जमीन पर गिरते चले गए। कमरे का दर्जा हरारत बढ़ता गया। दोनों के जिस्म बिल्कुल एक हो गए। कमरे में सिर्फ तेज सांसों की आवाज और कभी कभार हल्की सी आहें गूंजने लगे। परिया के नाखून रावी की पीठ पर गहरी सरख लकीरें बनाने लगे, जैसे वो अपना निशान छोड़ रही हो। रावी बार बार उसके कान के करीब सरगोशी कर रहा था, तुम हमेशा मेरी रहना, सिर्फ मेरी। पूरी रात दोनों एक दूसरे की बाहों में गुम रहे, जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो और वक्त थम सा गया हो। सुबह की पहली रोशनी कमरे में दाखिल होने लगी तो परिया का फोन बजने लगा। रावी चौंका, कौन है उस वक्त? परिया ने फोन उठाया। हेलो अब्बा। हाँ ठीक हूँ जी, कल ही आ जाएंगे। ठीक है। फोन बंद करके परिया ने रावी की तरफ देखा, जो परेशान बैठा था। परिया मुस्कुराई। अब्बू का कॉल था, वो कल शाम को आ रहे हैं। रावी का चेहरा फौरन उतर गया। तो फिर बस आज की एक दिन बाकी है, परिया ने उसे करीब खींचते हुए कहा। नहीं रावी, हमारे पास पूरा एक दिन और एक रात बाकी है। आज और आज की रात। वो दिन गुजरा और फिर वो आखिरी रात भी। अगले 2 दिन बिल्कुल मुख्तलिफ थे। घर में अब सिर्फ 2 लोग थे, परिया और रावी। रमेश साहब और उनकी बीवी शहर में अपने काम में फंसे हुए थे। बॉडीगार्ड बाहर थे, लेकिन घर के अंदर का माहौल कुछ और ही कहानी सुनाता था। रावी घर के कामों में तो मसरूफ रहता, लेकिन जैसे ही परिया करीब आती, उसके हाथों की रफ्तार आप से आप सुस्त पड़ जाती। तीसरे दिन शाम को परिया ने कहा, रावी, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में बैठोगे। तुम हमेशा अकेले बैठकर खामोश हो जाते हो। रावी ने इनकार नहीं किया। परिया अंदर गई और एक छोटी सी ट्रे में चाय के 2 कप लेकर वापस आई। दोनों परिया के कमरे में एक दूसरे के करीब बैठ गए। परिया ने अपना कप उठाया और चाय पीने लगी। कुछ देर खामोशी के बाद उसने धीरे से सवाल किया, तुम मुझसे हमेशा एक खास फासला क्यों बनाए रखते हो? रावी ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, फासला इसलिए क्योंकि मैं समाजी हदों को पार नहीं करना चाहता, मैं गलत नहीं बनना चाहता। परिया ने उसकी तरफ देखा और बहुत पुरस्कून लहजे में कहा, गलत वो होता है जिसके इरादे और नीयत गलत हों। हम दोनों भी इंसान हैं रावी, बस इंसान। और ट्रे से रावी का कप उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। तुम्हारी चाय तुमने अभी तक छुआ तक नहीं। रावी ने कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनके हाथ आपस में टकरा गए, लेकिन इस बार न तो परिया ने अपना हाथ हटाया और न ही रावी ने। कुछ सेकंड तक वो खामोशी उन दोनों के अंदर एक तूफान बर्पा करने के लिए काफी थी। परिया ने धीरे से सवाल किया, रावी, तुम्हें मेरी फिक्र, मेरी परवाह कितनी है? रावी ने कांपती हुई आवाज में कहा, शायद इतनी कि मुझे अपनी फिक्र भी नहीं रही। परिया की आंखों में एक चमक आ गई। वो रावी के और करीब आई और बोली, तो फिर एक सच्ची बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे अकेले रहने से डर लगता है तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? रावी की सांस अचानक उटक गई। वो बोला, साथ तो जरूर दूंगा, लेकिन फिर सारी दुनिया मुझे गलत ठहराएगी। परिया ने धीरे से कहा, रावी, महज साथ रहना कभी गलत नहीं होता। इतना कहकर उसने थके हुए सर को रावी के मजबूत कंधे पर टुका दिया। रावी जम कर रहा, फिर आहिस्ता से उसका सिर संभाल लिया जैसे कोई नाजुक खजाना हो। ये उनका पहला सच्चा, बेसाख्ता और गहरा जज्बाती लम्हा था, जिसमें न कोई लफ्ज थे न कोई ड्रामा, बस 2 सच्चे दिल थे। कुछ देर बाद परिया बोली, रावी, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छे लोग हमेशा डरते हैं क्योंकि उन्हें बुराई का खौफ होता है। रावी की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोला, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो।
तुम्हारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। अगली रात को गांव का एक नौजवान नर्स जो प्रिया का चाहने वाला था चुपके से घर में घुस आया। उसने खिड़की के रास्ते से कमरे के अंदर झांका और प्रिया और रावी को एक साथ देख लिया। वो गुस्से से बेकाबू होकर अंदर आया और चलाया। ये क्या बेहूदगी और हरामकारी चल रहा है उस घर में। रावी ने फौरन उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। एक मुख्तसर लड़ाई हुई। रावी के बाजू पर गहरा जख्म आया और खून बहने लगा। प्रिया चीख उठी, नर्स रख जा, ये सब मेरी मर्जी से हो रहा है, उसे छोड़ दो। शोर सुनकर बॉडीगार्ड्स भागे भागे आए और नर्स को काबू में कर लिया। एक बॉडीगार्ड ने फौरन रमेश साहब को फोन किया। तकरीबन 1 घंटे बाद बाहर से गाड़ी की आवाज आई। प्रिया और रावी दोनों घबरा गए। रमेश साहब और उनकी बीवी वक्त से पहले ही घर वापस आ गए थे। रमेश साहब का चेहरा गुस्से से सरख था। रमेश साहब ने पहला सवाल प्रिया से पूछा, ये सब क्या है तुम दोनों? प्रिया ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, अब्बो माफ करना, ये मेरी गलती है। रमेश साहब ने रावी की तरफ गुस्से से देखा, और मैंने तुम पर भरोसा किया था। रावी ने सिर झुका लिया, मालिक सजा दीजिए, मैं कसूरवार हूँ। सीता माँ प्रिया के पास आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। बेटी तुमने ये क्या कर डाला? रमेश साहब ने गुस्से से बॉडीगार्ड को हुक्म दिया, नर्स को उठाकर ले जाओ, गांव के बाहर छोड़ आओ और तुम दोनों अभी अपने अपने कमरों में जाओ, कल सुबह फैसला करूंगा। रात गुजर गई। प्रिया रावी के जख्म पर मरहम पट्टी लगा रही थी जो उसने चुपके से उसके कमरे में जाकर की। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अब सब कुछ खुल चुका है। अब्बू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूँ वो कितना नाराज हैं। रावी ने उसका हाथ थामा। तो फिर क्या हम यहाँ से चले जाएं, सब कुछ छोड़कर? प्रिया ने आंसुओं में डूबी हुई मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। हाँ, अब तेरे बगैर एक लम्हा भी जीना मेरे लिए नामुमकिन है। दोनों ने रात के अंधेरे में ही चंद जरूरी सामान बांधा और घर के पीछे वाले छोटे दरवाजे से निकल गए। गांव की तंग गलियां उस वक्त सो रही थीं। सिर्फ इन दोनों के कदमों की आहट हुआ में गूंज रही थी। प्रिया ने रावी का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, चाहे हमें दुनिया के किनारे पर ही क्यों ना जाना पड़े, बस तुम मेरे साथ रहना। रावी ने उसे बगल में ले लिया और पूरे यकीन के साथ कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा रहूंगा। और फिर वो दोनों गहरे अंधेरे में गायब हो गए। अगर आपको हमारी ये दर्द भरी जज्बात से भरपूर मोहब्बत की कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।